जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। देखिए कि ज्ञान बिंदु का हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं लोग बिहार पुलिस का। तो अभी तक 34 देख लिए हैं लोग, ये 35वां टेस्ट है। तो चलिए इसे देखा जाए। और इसका पीडीएफ आप जीके प्लान टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है। तो यह वाक्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वह आम खाता है। दी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लिया जाए कि भक्षण शब्द का अर्थ होता है भोजन करना या दांतों से काट कर खाना। तो ये आपका हो जाएगा, दांत से काट के आम खाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा का नंबर। ये सब जो छोटा छोटा पॉइंट है इसे कहीं पे लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपसे 2-4 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो अगर आप लिख के याद किए हैं तो समझिए कि आपका एग्जाम निकलने का ज़्यादा चांस हो जाएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सभी लड़का बनाता है लोग, ऐसा ही छोटा छोटा आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा का नंबर। टू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो ये तो आप भी जानते होंगे। तीसरा का नंबर क्वेश्चन है अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है अपना काम निकालना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और थोड़ा सा मुहावरे देखिए कि मुहावरा शब्द मूलतः अरबी का शब्द है और जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना। मुहावरा प्रसंग के अनुकूल अर्थ देता है। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है। मुहावरे का सामान्य अर्थ नहीं है, विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। लोकोक्ति देखिए कि किसी दृष्टांत, घटना या परिस्थिति पर आधारित कथन होता है। लोकोक्ति सामाजिक नीति और आदर्श स्थापित करने का माध्यम बनाती है। मुहावरे जो दिया गया है कि मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। और देखिए मुहावरा वाक्य है, मुहावरे में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। लोकोवित वाक्य है, लोकोवित वाक्य का स्वरूप अपरिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संस्कृति के आकारांत शब्द होते हैं। तो संस्कृति के आकारांत शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग होता है। देखिएगा कि आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, छात्रा, ममता, रमा इत्यादि हो जाएगा। इकरांत शब्द भी प्राय स्त्री होते हैं, जैसे रीति, तिथि, जाति, हानि। इकरांत शब्द भी प्राय स्त्री होता है, जैसे नदी, सदी, रोटी, टोपी। और पुल्लिंग शब्द में देखिए ये आपका ये सब चीता, घोड़ा, ये सब हाथी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए इसमें संबोधन किया जा रहा है रमेश को, ए रमेश इधर आओ। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। देखिए कारक संज्ञा या सर्वनाम वाक्य के अन्य शब्द से जो संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये हो जाएगा। और कारक के भेद देखिएगा कि कारक का भेद है और कारक का चिन्ह है। देखिए कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से, संप्रदाय कारक को के लिए ये उपयोग होता है। अपादान कारक से हो जाएगा। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री हो जाएगा। और अधिकरण कारक देखिएगा कि में और पर हो जाएगा। संबोधन कारक है, अरे और अजी हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बिंदिया का बिंदिया ऐसे, गुड़िया का गुड़िया, ये बहुवचन है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक वचन और बहुवचन में तो आप अंतर जानते ही होंगे। एक वचन एक किसी वस्तु या पुरुष यानी किसी के लिए भी एक वस्तु के लिए किया जाए तो उसे एक वचन बोला जाता है। एक से ज़्यादा वस्तु के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वो बहुवचन होता है। तो घोड़ा, घोड़ी ये सब तो आप जानते ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। दही शब्द है, तो दही कैसा शब्द है? तो दही आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए कि दही पुल्लिंग शब्द है और घी, मोती, दही इत्यादि अपवाद हैं इसके। तो ये सब आप ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें है करण कारक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों से करण कारक सही होता है, गीता हाथ से मारती है। उपयुक्त वाक्य में से करण कारक का चिन्ह प्रयोग हुआ है, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश वाटर सप्लाई। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। स्केंटली, यहाँ ड्यू टू स्केंटली रेनफॉल दिस ईयर और दे हैड टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश से का ही है।
फाइंड द रॉन्गली स्पेलिंग वर्ड। स्पेल मतलब स्पेलिंग ही होता है, तो इसका राइट आंसर आपका देखिए कि सी हो जाएगा, और बाकी ये तीनों सही हैं, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, टेलीस्कोप हो जाएगा। और देखिए कि माइक्रोफोन छोटी छोटी वस्तुओं को पढ़ाकर दिखाने वाला है, और पेरीस्कोप छिपका भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। कैलाइडोस्कोप बहुरूप दर्शन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, ए स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेटेड मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पैरेबल हो जाएगा। पैरेबल मतलब नीति कथा, शिक्षाप्रद कथा, और देखिए कि नमूना होता है पैराडाइम का, डाइडेटिक यानी शिक्षाप्रद, और पैरागन आदर्श हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, माई फादर स्ट्रेंथ एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल इन लाइफ। तो इसका राइट आंसर बी सही है, वर्क एवरी हार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, चूज द वन विच द एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका राइट आंसर देखिए कि वेरासिटी हो जाएगा। तो वेरासिटी का ये पूछा जा रहा है, तो वेरासिटी का क्या हो जाएगा, ट्रूथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। वेरासिटी मतलब सच्चाई, और ट्रूथ मतलब भी जानते हैं कि सच्चाई ही होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट इज। तो यहाँ पे देखिए कि इम्प्लीकेट का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो आपका देखिएगा कि सी सही हो जाएगा, एक्सोनरेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिसके पास जोते क्षेत्र हैं। तो 16 का राइट आंसर कि बी सही हो जाएगा, 1 से 2 हेक्टेयर हो जाएगा। छोटे किसानों को परिभाषित किया जाता है वे किसान जिसके पास जोत खेत होता है, तो 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में जिसके पास होता है तो उसे बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे इसका देख लिया जाए। देखिएगा कि वैसे किसान जिसके पास जोत क्षेत्र 1 से 2 हेक्टेयर है उसे छोटे किसान के रूप में परिभाषित किया गया है, और लघु किसान भी बोला जाता है। कृषि जनगणना में परिसान जोतों के अनुसार 5 आकार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें देखिएगा कि जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम होता है उसे सीमांत किसान के नाम से जाना जाता है, जो सब्जी वब्जी ये सब होता है लोग। और देखिए कि 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होता है उसे छोटा किसान, और जो 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में रहता है अर्ध मध्यम हो जाएगा, और 4 से 6 जो हेक्टेयर रहता है वो मध्यम हो जाएगा, और बड़ा किसान 10 हेक्टेयर या इससे अधिक हो तो उसे बोला जाता है। देखिए कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, और जनसंख्या का लगभग 48.9% भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक होता है। राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 19 है। देखिए कि वर्तमान में भारत में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है, और देखिए भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है, वर्तमान में 12 है क्योंकि सभी को मिला दिया गया। 2019 में 10 सार्वजनिक बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में विलय कर दिया गया। तो इस प्रकार देखिए कि वर्तमान में 12 ही बचा है। और देखिए 12 कौन कौन है, तो ये आप देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और इलाहाबाद बैंक का बिलियन इंडियन बैंक में, आंध्र प्रदेश और कॉर्पोरेट बैंक का बिलियन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का बिलियन पंजाब नेशनल बैंक में, और सिंडिकेट बैंक का। ये सब आप क्वेश्चन आएगा नहीं, तो ये आप एक बार देख सकते हैं। बैंकिंग का अगर एग्जाम दे रहे हैं तब ये क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहता है। और देखिएगा कि थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है, भारत में प्रथम बार थोड़ा सा और बैकग्राउंड में हम आपको पढ़ा देते हैं। देखिए सबसे पहले 1 अप्रैल 1934 याद रखिएगा कि एक अधिवेशन लेके आया जाता है, और उसके बाद देखिए कि 1935 में आरबीआई जो है, आरबीआई की स्थापना किया जाता है, यानी बैंक ऑफ इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया जाता है। और उसके बाद देखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में सम्मिलित किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में प्रथम बार वर्ष 1969 में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत
किया गया और ये सभी वैसे बैंक थे जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। दूसरी बार देखिए कि 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 17 के बाद 18। 1853 से लेकर 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था, या क्रीमिया के युद्ध भी बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा, रूस और तुर्की के बीच में ये लड़ा गया था। थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए तो इसमें दिया गया है, इस युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, ओटोमन साम्राज्य यानी तुर्की और सर्डिनिया का संयुक्त गठबंधन रूस के खिलाफ खड़ा था। तो ये याद रखिएगा। 30 मार्च 1856 को पेरिस की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से लेकर 1763 के बीच में हुआ था। और फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। और देखिए कि मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो द विंग्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए कि माइकल एंजेलो की एक प्रमुख कृति है द लास्ट जजमेंट। और माइकल एंजेलो एक इटालियन मूर्तिकार थे और चित्रकार, वस्तुकार और उच्च पुनर्जागरण युग के कवि थे जो फ्लोरेंस गणराज्य में पैदा हुए थे। राफेल इटली के महान चित्रकार एवं वस्तुकार थे, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि वारामहिर थे, तो वारामहिर क्या थे, तो एक प्राचीन खगोलविद थे यानी एस्ट्रोनोमर। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वारामहिर ने बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, बृहत जाकर्म और लघु जातक की रचना की है, तो यही आपको याद रखना है। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भौगोलिक के विषय में चर्चा की गई है। वारामहिर का संबंध गुप्त वंश से था। वह गुप्तकालीन नवरत्नों में से एक थे। देखिए कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांतिका का नामक ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। ब्रह्मगुप्त प्राचीन युग का महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर है। स्वयं अपने से बात करने वाला उसे क्या बोला जाता है, तो स्वगत भाषी बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और देखिए कि विभ्रंश घाटी बनती है, तो ये कहाँ पे बनता है, तो दो भ्रंशों के बीच में बनता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। जिससे थोड़ा सा हम आपको बताएं, तो जैसे कि मान लीजिए 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा करते हैं। भ्रंश घाटी जैसे कि पृथ्वी जो बना है तो बहुत सारा प्लेटों से बना है। तो मान लीजिए कि एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है पृथ्वी के अंदर। अब दोनों जैसे प्लेट मान लीजिए कि जब इसमें से पृथ्वी के मलबा या कुछ भी गैस बन के निकलेगा, तो दोनों प्लेट अगर खसकेगा तो दोनों प्लेट आपस में टकराया लो और टकरा के यहाँ से ऐसे घाटी बनना स्टार्ट हो गया। और धीरे धीरे जैसे कि ये पर्वत पठार बना। और घाटी क्या होता है कि दो पर्वतों पठार के बीच में ऐसे दो, मान लीजिए कि आपका पहाड़ पर्वत है, तो इसके बीच में जो धीरे धीरे एक चौड़ा सा ये बन जाता है, इसी को घाटी बोला जाता है, जहाँ पे रहने लायक हो जाता है। तो देखिए भ्रंश घाटी एक लंबी, संकीर्ण एवं गहरी घाटी है जिसके किनारे ये ढाल खड़े होते हैं। और भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। भारत में नर्मदा, ताप्ती और दामोदर दो नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। जर्मन भाषा में भ्रंश घाटी को ग्रेबिन बोला जाता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन। अफ्रीका में अस्वान डैम बनाई गई झील है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिर या नासिरी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अस्वान डैम मिस्र में नील नदी पर स्थित है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। विक्टोरिया झील तंजानिया, केनिया, युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसका क्षेत्रफल आपको देखिएगा ये 69,484 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए कि टंगानिका झील विश्व की सबसे लंबी है, 660 मीटर है। मीठे जल का झील है। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील 1436 मीटर की झील है। बैकाल झील देखिए कि विश्व की सबसे गहरी झील है जो 1620 मीटर गहराई में है। और मीठे जल की सबसे बड़ी झील लेक सुपरियल है जो अमेरिका में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, तो इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा। देखिए कि 2019 के अनुसार एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश
और कुल 34 न्यायाधीश हैं। तो ये आप याद रखिएगा। प्रश्न देखिए, प्रश्न के अनुसार उच्चतम न्यायालय में 30 न्यायाधीश हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में देखिएगा संविधान संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार वर्तमान में आपका 34 न्यायालय याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आएगा तो 30 कंसेप्ट में मत याद रखिएगा, क्योंकि ये 2019 का उसके पहले का होगा, तो इसीलिए उसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि दो चीज़ समझिए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो जज होते हैं उन्हें चुनने का जो तरीका होता है उसे कॉलेजियम सिस्टम बोला जाता है। और कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि जैसे कि न्यायाधीश चुने हैं, तो जो न्यायाधीश रहते हैं लोग वही एक लिस्ट बना के देते हैं लोग बहुत सारा, जैसे 40-50, और उसी में से एक केंद्र सरकार को चुनना पड़ता है। तो ये आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि कैसे चुना जाता है, और इसी सिस्टम को कॉलेजियम सिस्टम बोला जाता है। और देखिए कि उच्च न्यायालय के अगर जो न्यायाधीश हैं उनके लिए अधिकतम उम्र 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष आयु सीमा रखा गया है। तो ये याद रखिएगा। और इन दोनों का गोपनीयता के शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को तो राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान विद्रोह कहाँ हुई थी? तो देखिए कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और अशोक को ये भेजे थे, तो ये याद रखिएगा। देखिए कि बिंदुसार के शासन में तक्षशिला झेलम और सिंधु नदी के बीच में था। दो विद्रोह का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुमित को भेजा, अपना बड़ा बेटा, उसके बाद फिर अशोक को भेजा। अशोक ने कीचक को मारकर इस विद्रोह को कुचलने में सफलता हासिल की थी। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये याद रखिएगा। तक्षशिला विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है, तो ये भी याद रखिएगा। चाणक्य यहीं के शिक्षक थे। देखिए कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जो 298 ईस्वी में ईसा पूर्व में गद्दी के मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित घात के नाम से भी जाना जाता है, यानी शत्रुओं को विनाशक। और बिंदुसार देखिए कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सीसेन कहा गया है। सीरियस नरेश एटिकोटस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। राजगिरी यह भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है और एक ऐतिहासिक स्थल है जो कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। इसमें देखिए किसी नदी घाटी के चौड़ा होने के कारण है, तो क्या कारण है? तो पार्श्विक अपरदन हो जाएगा या भूक्षरण इसे बोला जाएगा। तो देखिएगा कि नदी घाटी के चौड़ीकरण का कारण मृदा अपरदन है। जैसे ही नदी का पानी अपने किनारे पर मिट्टी और चट्टानों के संपर्क में आती है, यह सामग्री को खराब कर देता है और कुछ समय बाद यह अक्षय सामग्री उसी नदी के पानी में नष्ट हो जाती है, इसलिए नदी घाटी चौड़ी हो जाती है। देखिए कि संरक्षण की प्रक्रिया में धातु वायुमंडलीय गैस से क्रिया करके ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड आदि यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसके कारण धातु का क्षय होना लगता है। संक्षारण के उदाहरण है चांदी की चमक का कम होना और लोहे पे जंग लगना, लेड का अपना संरचना खो देना। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं कंचनजंगा कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। थोड़ा सा चलिए इसके बारे में पढ़ लिया जाए, और अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो ज़रूर हम बताएंगे। देखिए कंचनजंगा भारतीय क्षेत्र में स्थित है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आप याद रखिएगा। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और ऊंचाई इसका 8598 किलोमीटर है। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा कि बोल रहा है कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दो चीज़ समझिए कि देखिए K2 जो है या गार्डविन आस्टीन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कंचनजंगा। तो ऐसे पूछे कि वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो कंचनजंगा हो जाएगा। लेकिन ऐसे अगर पूछे और ऑप्शन में केस्टिन या गार्डविन आस्टीन दिया रहे तो यही होगा, क्योंकि देखिए K2 जो है ये POK में है और POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो ये तो भारत का ही हिस्सा है। तो ये तो भारत का सबसे ऊंचा चोटी हुआ, लेकिन वर्तमान में इस पे जो कब्जा किया है पाकिस्तान किया है, तो इसीलिए वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता सिक्किम में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ महान हिमालय में स्थित है। और देखिएगा वर्तमान में भारत में 106 राष्ट्रीय पार्क, उद्यान और कुल 18 बायो रिजर्व है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षित क्षेत्र है एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने
जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा उत्तराखंड। भारत की जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल जैव मंडल रिजर्व है। नंदा देवी भारतीय हिमालय में स्थित भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई देखिए कि 7817 मीटर है। भारत में 18 जैव रिजर्व है और इसे देख लिया जाए, यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो देखिए कि नीलगिरी कहाँ पड़ेगा? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, नंदा देवी उत्तराखंड, नोरके मेघालय, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में, मन्नार की खाड़ी आपका तमिलनाडु हो जाएगा। मानस असम में है और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, सिमलीपाल उड़ीसा, डिब्रू साइखोवा असम, दिबांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्त मलई केरल हो जाएगा। अचनार कमाल देखिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कच्छ देखिए गुजरात, कोल्ड डेजर्ट रेगिस्तान ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। शीर्षांचल देखिए आंध्र प्रदेश और पान्या देखिएगा कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। गारो खासी पहाड़िया और जयंतिया ये तीनों मेघालय में पड़ेगा, तो ये आप याद रखिएगा। सारामाती नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपको याद रखना है। इसका ऊंचाई मत याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो इसका देखिएगा कि राइट आंसर सी हो जाएगा, पेड़ लगाकर वन रोपण करके। देखिए कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारण हैं वनों की अत्यधिक कटाई, अतिचारण, भूमि उपयोग की प्राकृतिक और खेती करने की विधियां। भूमि का ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्रमशः है चंबल एवं यमुना नदियों द्वारा उत्खात भूमि क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, मालवा पठार और महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई है? तो ये डिगबोई में किया गया था और देखिए कि ये आपका असम में पड़ेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई है और देखिए ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र के 1953 तक देश में एकमात्र पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था। भारत के राज्यों में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य राजस्थान है और भंडारण में असम है, 27% है। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पाद बॉम्बे चाय में होता है और देखिए कि हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पादक के भंडारण से है। गुजरात राज्य के जामनगर में स्थित रिलायंस तेल रिफाइनरी विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, तो ये याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, मिशन टूल एक उदाहरण है, डैश वस्तुओं का है? तो देखिएगा कि आपका पूंजीगत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और देखिए कि उन यांत्रिक युक्तियों को मशीन औजार कहते हैं जो शक्तिशाली चलित होती है, जिसका उपयोग प्राय मशीनिंग क्रिया द्वारा मशीनों के धातु के कल पुर्जों के निर्माण में होती है। देखिए कि उपभोक्ता का मतलब क्या होगा? तो वह व्यक्ति जो वस्तु अथवा सेवाओं को अपनी ओर से अन्य प्रयोग अथवा उपभोक्ता के लिए खरीदता है। निःशुल्क मतलब होता है जिस पर कोई शुल्क न लगा हो। और देखिए कि अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, कंधार कला मिश्रित है? तो देखिए कि कंधार कला जो है ये मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैली का ये मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा कि कंधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलिस्टिनिक कला है। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों जो बैठी एवं बड़ी खड़ी स्थिति का निर्माण हुआ है। हीनयान संप्रदाय का विशालतम तथा सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्रकी काले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, देखिए कि मोहम्मद गवा डैश के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था, तो इसका राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा, ये बहमानी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। देखिए कि अलाउद्दीन हुमायूं के समय में एक नए चरित्र महमूद गवा का उदय हो रहा है, जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बना। अलाउद्दीन हुमायूं बहमानी सल्तनत का शासक था जो 1458 से लेकर 61 था। हुमायूं शाह को उसके क्रूर स्वभाव के कारण जालिम कहा जाता है, इसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। महमूद गवा ने गोवा पर अधिकार कर लिया, जो इसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। इसने अपनी राजधानी बीदर में एक विशाल मस्जिद, मदरसा और पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। महमूद गवा के पत्रों का संकलन रियाजू लैया कहलाता है, तो ये याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, गृहस्थनियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। देखिए कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ये आपका। इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े यानी NSS के द्वारा जारी किया जाता है। और ये है क्या, तो इसके बारे में देखिए, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में हुआ था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री वैज्ञानिक महमूद उल हक, ये पाकिस्तान के थे। अमर्त्य सेन तो जानते ही ये भारत के थे, इनके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। उनके सहयोगियों ने किया था। मानव विकास सूचकांक का मान 0 से 1 तक हो सकता है। UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मानव विकास सूचकांक देखिएगा कि 2023-24 में कुल 193 देश सम्मिलित हैं, जिसमें भारत का स्थान 134वां था। तो बहुत ये देखिए काफ़ी खराब है। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, अल्पा अधिकार में होते हैं। अल्पा अधिकार में क्या होते हैं, तो कुछ विक्रेता होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिएगा कि अल्पा अधिकार बाजार की एक प्रणाली है और जहां किसी विशेष वस्तु के व्यापार के लिए एक से अधिक विक्रेता होते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। अल्पा अधिकार से अभिप्राय बाजार की उस परिस्थिति से है जब किसी उद्योग में सीमित मात्रा में फर्में होती हैं। देखिए कि अल्पा अधिकार की प्रमुख विशेषताएं हैं: अनियंत्रितता, उत्पादन विभेदीकरण, प्रवेश में उच्च बाधाएं और निश्चितता और मूल्य निर्धारण हो जाएगा। एकाधिकार देखिए कि एक ऐसी बाजार संरचना जहां केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है, तो ये आप याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। व्यय विधि हो जाएगा, आय विधि हो जाएगा और उत्पाद विधि, ये तीनों सही हो जाएगा। देखिएगा कि राष्ट्रीय आय का आकलन निम्नलिखित में से सभी विधि का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय है क्या, तो देखिए कि एक वर्ष में जितना मनी होता है उसका जो क्रय शक्ति पे या विक्रय शक्ति पे उपयोग किया जाता है, और इसके बारे में यहाँ पे विस्तार में दिया है, तो पढ़ लिया जाए। राष्ट्रीय आय को मापने की विधि क्या है, तो उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पाद विधि क्या है, उत्पाद विधि अर्थव्यवस्था की कुल उत्पादन में उत्पाद इकाइयों के अंशदान की माप प्रस्तुत करता है। उत्पाद विधि के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। इसके योग को बाजार मूल्य का अधिकारित सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। आय विधि देखिए तो इनकम मेथड, उत्पाद इकाइयों जो आय जनित होती हैं वह उत्पाद के साधनों के संयुक्त प्रयास का परिमाप होती है। यह आय वास्तव में उत्पादन क्रिया में लगे सभी साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी के संयुक्त प्रयोग का प्रतिफल होता है, जो इन्हें लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में वितरित करती है। अगला देखिएगा कि राष्ट्रीय आय का आकलन एक वित्तीय वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के कुल जोड़ के रूप में किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। आय विधि के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों, संगठनों और कर्मचारियों को दिया गया प्राथमिक या क्षतिपूर्ण आय है। नगद, मजदूरी, वेतन, किस्त के रूप में। देखिए कि भुगतान, सामाजिक सुरक्षा में नियोक्ता का योगदान एवं सेवानिवृत्ति पेंशन, प्रचालन अधिशेष, लगान, ब्याज, लाभ, अवितरित लाभ, मिश्रित आय को जोड़कर मूल्यवर्धन ज्ञात किया जाता है। देखिए इस विधि में किसी उत्पाद का इकाई द्वारा उत्पादन के साधनों को किया गया आय भुगतान ही साधन लागत पर मूल्यवर्धन होगा। जब इसे आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादित इकाइयों के संबंध में आकलन किया जाए तो यह साधन लागत शुद्ध घरेलू NNP FC मतलब फैक्ट ये हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि व्यय विधि क्या है, तो व्यय विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग व्यय की जाती है अथवा बचत पर। इस प्रकार राष्ट्रीय आय कुल उपभोग व्यय तथा कुल बचत का योग होता है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को एक देश की आर्थिक सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं पर किए गए कुल व्यय के रूप में देखा जाता है। इन व्ययों को हम 4 वर्गों में रख सकते हैं, जिसमें देखिए कि निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण का विनियोग व्यय और निव्वल विदेशी निवेश व्यय, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। इसमें देखा जाएगा किसी उत्पादन फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी, तो ये कितना होगा, तो इसे देखिएगा कि नियत लागत जो होगा ये सदा स्थिर और नियत रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत सदा स्थिर और नियत होगी। 38 नंबर क्वेश्चन है,
फाजिम विश्वास करता है। तो फाजिम किस में विश्वास करता है? तो जो फाजिमवाद है ये एक दल की प्रणाली में विश्वास किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा जाए। फाजिम या फासीवाद एक सर्वाधिकारिक विचारधारा है और वास्तव में फाजीवाद एक अधिनायक के नेतृत्व में एक दलीय शासन व्यवस्था का उग्र रूप है। और देखिए फाजीवाद या फाजिम इटली में मुसोलिनी के द्वारा संगठित फासियो डी कैबमेंटो का एक राजनीतिक आंदोलन था जो 1919 में प्रारंभ हुआ था। इटली में फाजीवाद के उदय का मुख्य कारण वर्साय की संधि के परिणामस्वरूप लोगों में असंतोष, आर्थिक संकट और साम्यवाद का प्रचार और प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की सामाजिक आर्थिक स्थिति थी। हिटलर के शासन के तौर तरीकों को अपनाने वालों को नाजीवाद कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? तो कर्मचारी चयन आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए कि वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 243 के झ के तहत किया जाता है। और देखिए कि चुनाव आयोग एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 के में जो अनुच्छेद है उसमें निर्वाचन आयोग के बारे में बात किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो पहला गवर्नर कौन था? तो डी अल्मोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। डी अल्मोड़ा भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था। अल्फांसो डी अल्मोड़ा अल्बुकर्क पुर्तगालियों का सबसे महान गवर्नर था। इसने भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारतीय महिलाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर अधिक जोर दिया। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा उत्मासा अंतरिप होते हुए भारत में कालीकट तक पहुंचा था। तो ये आप याद रखिए। 41 नंबर क्वेश्चन है विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दास्ता का अंत। देखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। यह 1828 से 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा और 33 से लेकर 35 तक भारत का गवर्नर जनरल था। तो ये याद रखिएगा। इसने हस्तक्षेप और हस्तक्षेप दोनों नीति अपनाई थी। देखिए कि 1929 में सती प्रथा का ये प्रतिबंध किया। तो ये याद रखिएगा। और बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन के सहयोग से ठगी प्रथा का भी अंत किया था। एलनबरो के समय कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो ये याद रखिएगा 1843 में। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने औपनिवेशिक लोगों को प्रेरित किया था? तो ये सामान्य बुद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए कि 1776 में थॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस सामान्य बुद्धि प्रकाशित हुई और थॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवादियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता के पुत्री नामक 2 संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा वृक्ष जाति वर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, देवदार हो जाएगा। देवदार का पेड़ शंकुधारी वनों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आंध्र वर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इन वनों में साल, शीशम, चंदन, आम और सागवान, सखुआ, महुआ, त्रिफला, बांस आदि मुख्य वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क वर्णपाती वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होता है। इन वनों में तेंदू, पलाश, अम्लताल, बेर, खैर आदि मुख्य वृक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो ये कौन सी मृदा है? तो जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को दुमत मृदा भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा देश के 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। जलोढ़ मृदा 2 भागों में बांटा गया है, एक खादर और एक बांगर। देखिए कि खादर जो होता है तत्काल जो बना होता है उसे नवीन जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। बांगर जो प्राचीन होता है और बहुत समय पहले बना है उसे बांगर बोला जाता है।
खादर नवीन जलोढ़ से बना अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश या नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है, तो वहाँ पे बना होता है। और बांगर पुराने जलोढ़ से बंधा है, इस भाग में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। देखिए कि खादर बांगर के तुलना में ज़्यादा उपजाऊ भूमि होता है, हालांकि बांगर भी उपजाऊ भूमि होता है, इसमें खाद अगर मिलाया जाए तो। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 45 नंबर, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने वाले चट्टानी को कहलाता है, तो किस में रखा जाता है, तो जल भर या जल वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति पे ये निर्भर करता है कि उसको माना जाए या नहीं माना जाए, कोई ये नहीं है कि मानना ही है, तो ये आप याद रखिएगा। और अनुच्छेद 143 के तहत ये राष्ट्रपति पूछ सकता है। अनुच्छेद 226 में देखिए कि मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को दिया गया है। और वहीं देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल 32 हो जाएगा, 5 प्रकार का रिट जारी किया जा सकता है। संसद का उच्च सदनों के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है, तो 14 दिन का समय दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। धन विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्य में धन विधेयक केवल विधान सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है जहां विधान परिषद नहीं हो। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार संशोधित नहीं कर सकती है, राज्यसभा सिर्फ संशोधित पेशा कर सकती है, जिसको स्वीकारने नकारने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है। कुल मिलाकर धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियाँ असीमित है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं, तो कौन निर्वाचन मंडल में होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के मतलब देखा जाए संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारत के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हो जाएगा। और देखिएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को देश के विकास में वैज्ञानिकों के योगदान को चिन्हित करने और पहचानने के लिए मनाया जाता है। इस दिन भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके उपलक्ष्य में 1987 में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम 2024 का है, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और भारत में हर साल शिक्षकों के सम्मान में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूरी दुनिया में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो ये तो आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रैंड है। देखिए कुछ यहाँ पे दिया गया है, तो देख लीजिए। भूटान की मुद्रा न्यू गलट्रम है, म्यांमार के क्यात, ईरान के रियाल और इराक के दिनार। तुर्की का लीरा है, जापान का येन है, हांगकांग का डॉलर, तुर्कमेनिस्तान का मनात और रूस का रूबल, जर्मनी का ड्यूस मार्क हो जाएगा, डेनमार्क का क्रोरा हो जाएगा, इटली का यूरो हो जाएगा और देखिए कि फ्रांस का फ्रैंक हो जाएगा, केनिया का सीलिंग हो जाएगा, ब्राज़ील का रियल हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था, तो 1969 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये क्वेश्चन ऊपर दिया गया था, तो इसीलिए इसे छोड़ दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो देखिए 1 रुपये का नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है।
₹1 का जो सिक्का होता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, और बाकी जितने नोट हैं ये सब RBI जारी करता है। देखिए कि ₹1 के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो देखिए ये ₹1 का नोट जारी करता है RBI, और बाकी ₹1 का जो नोट होता है उस पर हस्ताक्षर वित्त सचिव का होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमसे गलती हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। चलिए आगे देखिए, पहला निर्गमित नोट ₹1 का था जो 1949 में चलन में आया, जिस पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ छपा हुआ था। नोटों का अगर क्रमित चित्र देखा जाए जहाँ से क्वेश्चन आता है, और इसका रंग तो देखिएगा कि ₹500 का जो नोट होता है ये लाल किला इस पर छापा गया है, और ये स्टोन ग्रे है। ₹200 पे सांची स्तूप मिलेगा, और इस पर ब्राइट येलो हो जाएगा। और ये ₹100 का देखिएगा, इस पर रानी की पाव ब्लेंडियर कलर हो जाएगा। और देखिए कि ₹50 पे हम्पी का पत्थर से बना रथ फ्लोरेंस ब्लू है। और ₹20 के नोट पे देखिए एलोरा का गुफाएं है जो हरित पीला है। ₹10 कोणार्क का मंदिर चॉकलेट ब्रांड। ₹5 पे ट्रैक्टर की तस्वीर हल्का हरा और गुलाबी है। ₹2000 के नोट पर मंगलयान था जो कि चलन से अब बाहर है, और ये मेजेंटा रंग था, तो ये तो अब क्वेश्चन आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसके शतवार्षिकों को संबोधित करता है? तो ये हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, मेरी कहानी, गैलेक्सी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इत्यादि पुस्तकों की रचना किए थे। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JP कृपलानी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एलिमेंट एटली थे जो लेबर पार्टी से, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो देखिए फसल 3 प्रकार का होता है, और रबी फसल इसमें कौन नहीं है? तो गेहूँ रबी फसल है, आपका सरसों भी रबी फसल है, चना भी हो जाएगा, चावल ये आपका खरीफ फसल में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जायद, खरीफ और रबी 3 प्रकार का फसल होता है। यहाँ पे दिया गया है तो थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और इसमें देखिए गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई लिया जाएगा। खरीफ फसल देखिए कि जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसके मुख्य फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, ये हो जाएगा। राजस्थान ग्वार कोद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, NH नंबर 2 के द्वारा जुड़ा हुआ है। लोग NH2 को अब NH19 के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में NH2 असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को जोड़ता है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि ये भारत का मैप दिया गया है, और भारत के मैप में आपका इसमें तो एक तो ब्लैक एंड वाइट दिया गया है, तो इसमें हम पढ़ाए कैसे? चलिए हम भारत का मैप पढ़ाएंगे, भारत नहीं पूरे विश्व का मैप पढ़ाएंगे। मैप सीजन ही एक लेके आने वाले हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें का देख लीजिए। NH जो 1 है जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, ये लेह को बारामूला से जोड़ता है। NH जो 9 है पंजाब में मलोट को उत्तराखंड में अस्कोट से जोड़ता है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी 3745 किलोमीटर है। NH 27 पोरबंदर से सिलचर 3507 किलोमीटर। NH 48 दिल्ली से चेन्नई 2807 और NH 46 पनवेल से कन्याकुमारी तक 1622। NH 19 आगरा से कोलकाता तक ये 1323 है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे सूखा भाग है, तो भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो ये पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए भारत का सबसे सूखा भाग ये तो आपका थार मरुस्थल है, इसके आसपास में क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, तो ये तो आप जानते हैं। इसका राजधानी जयपुर है, पिंक सिटी के नाम से फेमस है। अजमेर को राजस्थान का हृदय बोला जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में है। राजस्थान में भील, गड़सिया और सहरिया प्रमुख जनजाति हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल लोथल, ये बंदरगाह गुजरात में है। गुजरात राज्य का प्रमुख बंदरगाह कंडाला है। गुजरात में महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग है। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है, तो ये याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पेट्रोलियम से। यह भारत में सबसे अधिक कच्चा तेल उत्पादित करता है। टर्सियल क्रम की चट्टानों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। इस प्रकार की चट्टानें असम, राजस्थान और गुजरात और उत्तर पूर्वी और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इस्पात, लोहा, कार्बन और कुछ अन्य तत्वों का मिश्रण है। देखिए, भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1997 हो जाएगा। भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1997 में शुरू किया था। अत्यधिक मुद्रा निर्गम से उत्पादित स्फीति को चलन स्फीति कहा जाता है। भारत में मुद्रा स्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। मुद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो ये आपका हीरा हो जाएगा। और देखिए कि हीरा केवल विनिमय मूल्य है, क्योंकि हीरा उपभोग की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विनिमय की दृष्टि से यह अधिक मूल्यवान है। विनिमय को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक क्रय विनिमय, और जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में जो मूल्य देते हैं उसे विनिमय कहा जाता है। विक्रय विनिमय देखिए, जब कोई वस्तु बेचते हैं और जिसके बदले में हम मूल्य प्राप्त करते हैं तो उसे बोला जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है, भारत का कुल कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो इसका राइट आंसर आपका 20 सही हो जाएगा, 23% हो जाएगा। और ये 2022 का डाटा के अनुसार है, तो ये याद रखिएगा। देश में कुल वन आवरण अगर देखा जाए तो आपका 24.62% क्षेत्र पर है। और सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। और देखिए, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र आ जाएगा। सबसे कम वन हरियाणा हो जाएगा। और कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो 3 राज्य मिजोरम, मेघालय और सबसे ज़्यादा आपका मिजोरम है और उसके बाद मेघालय है। 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश, 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वनक्षेत्र है। देश में कुल मैंग्रोव वन आपका 4992 है और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन आपका पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, सुंदरवन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, तना स्तंभ यानी तना प्राय है, तो ये क्या है? तो देखिए कि धनात्मक प्रकाशानुवर्ती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलाफाइटा है। इस समूह के पौधे का शरीर सुकाय होता है, अर्थात पौधे जड़, तना और पत्ती में विभक्त होता है। कोलेरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन में हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्राय पर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक और आत्मकोशी होता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलेशन यानी आपतन का अर्थ है, तो इंसुलेशन का क्या अर्थ होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आने वाली सौर विकिरण से है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बारे में देखा जाए थोड़ा सा, पृथ्वी पर आने वाला सौर विकिरण का पारा 100 नैनोमीटर से 10⁻⁻6 नैनोमीटर तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को पारावैज्ञानिक विकिरण कहा जाता है, जिसका परास देखिए 100 nm से लेकर 400 nm है। दृश्य प्रकाश परास 4000 nm से लेकर 7000 nm है। और रक्त विकिरण परास 7000 nm से देखिए कि 10⁻6 nm है में विभाजित किया जा सकता है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग वेग बदल जाता है। प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में होता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टेरा रोस्ता एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होगा, तो इसका राइट आंसर बी सही है, लाल भूभाग हो जाएगा। साधारणतः शब्द में लाल भूमि को लैटिन भाषा में टेरा रोस्ता कहते हैं। और देखिए कि यह लाल मृदा एक प्रकार का होता है जो चूना पत्थर के अपक्षय से निर्मित होता है। टेरा रोस्ता देखिएगा कि विशेष रूप से भूमध्य सागर की जलवायु वाली क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ देवदार अग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। मृदा का लाल रंग देवदार तथा कायांतिक चट्टानों में लोहे के व्यापक विसर्जन के कारण होता है। लाल मृदा में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित होगी? तो देखिए केवल संवेग सुरक्षित होगा, बाकी कोई सुरक्षित नहीं होगा। देखिए गोली चलने और ठोस चट्टान में धंस जाने की प्रक्रिया मुख्य रूप से पूर्णतः अप्रत्याशित
अप्रत्यास्थ और टकराव का उदाहरण है। इस प्रकार केवल संवेग बल संरक्षित होता है। संवेग बल दोनों प्रकार के टकराव प्रत्यास्थता और अप्रत्यास्थता में संरक्षित होता है। गतिज ऊर्जा केवल प्रत्यास्थता टकराव में संरक्षित होता है। बंदूक से गोली चलाने पर चलने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना न्यूटन का तृतीय गति नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। तो देखिए कि इसमें आप यही एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, अगर थोड़ा सा ये नहीं रहता और क्वेश्चन रहता तो इसे डिलीट मार के फिर से बना देता, लेकिन एक क्वेश्चन यही थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हम कितना भी करते हैं लेकिन कोई आ ही जाता है किसी कहीं पे ना कहीं पे। चलिए अगला देखिएगा कि 65 नंबर क्वेश्चन है। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, तो ये लैक्टोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पायरियोमीटर से दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात किया जाता है, और ओडोमीटर से दूरी मापक यंत्र है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने का काम करता है, और मैनोमीटर गैस का दाब मापता है। ये आपका देखिए साफ क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 के बराबर या उससे अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए कि गियर अनुपात से तात्पर्य है आंतरिक गियर के कोणीय वेग और बाह्य गियर के कोणीय वेग के अनुपात से। यह वाहन के इंजन को बंद होने से रोकता है, तो ये याद रखिएगा। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसे बोला जाता है संयोजन। तारों दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, एक समानांतर क्रम में और एक श्रेणी क्रम में। समानांतर क्रम में देखिए कि R1 बराबर 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस में 1/R3 और n ये यानी नंबर दिया गया है, और दूसरा का श्रेणी ये है। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। और देखिएगा कि 1837 में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया। इन्हें कंप्यूटर का जनक या पिता भी कहा जाता है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड या माउस है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। MCB जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, ये काम करता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए, तो देखिए कि MCB जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक बार प्रयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है। द्वितीय सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है जिसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत है। घड़ी में क्वांटम क्रिस्टल का काम दाब विद्युत पर आधारित होता है, तो ये आप याद रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तुओं का होता है, तो ये आपका राइट आंसर ये हो जाएगा चर त्वरण हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। 71 नंबर क्वेश्चन है। डैश काम की वह मात्रा जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है, तो उसे क्या बोला जाता है, तो संवेग प्रवाह। देखिए कि संवेग प्रवाह किसी सतह या सीमा के पार संवेग के स्थानांतरण को समर्पित करता है। यह उस दर का माप है जिस पर प्रति इकाई क्षेत्र में संवेग स्थानांतरित होती है। 72 नंबर क्वेश्चन है। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, तो कौन सा है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तो उनके बीच बना रासायनिक बंधन सहसंयोजक कहलाता है। पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट आदि पोटेशियम के प्रमुख उर्वरक हैं। देखिए कि कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अति शीतलक द्रव है। कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है क्योंकि कांच मिश्रण और यौगिक नहीं है। अमोनिया सल्फेट प्रयोग देखिए चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है क्योंकि देखिए सोडियम जो होता है ये हवा के साथ और पानी के साथ अभिक्रिया करके जल जाता है, इसी के कारण मिट्टी तेल में रखा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा, उसमें ऑप्शन नंबर सी में मिट्टी तेल रहता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर
ये मिट्टी तेल हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। देखिए कि रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी गैस है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें देखिए कि सभी अम्लों का साझा तत्व है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित एवं आवर्त सारणी का सबसे हल्का, सबसे छोटा और पहला तत्व है। परमाणु क्रमांक देखिए एक है, इसमें एक प्रोटॉन और एक आपका न्यूट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये याद रखिएगा। हाइड्रोजन के कुछ गुण क्षार धातु के समान और कुछ हाइड्रोजन समूह के समान होते हैं, लेकिन आवर्त सारणी में इसे क्षार धातु के साथ रखा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, जिसमें देखिए कि प्लूटोनियम, ड्यूटेनियम और टाइटेनियम है। ड्यूटेनियम का उपयोग भारी जल में D2O में बनाने में किया जाता है। टाइटेनियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ और रेडियोधर्मी आइसोटोप है। हाइड्रोजन बंद कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक में पाया जाता है। सल्फर का प्रयोग कीटनाशक के रूप में, बारूद बनाने में, औषधि के रूप में होता है। ब्लीचिंग पाउडर बूझे चूने पर क्लोरीन गुजारकर तैयार किया जाता है। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया मर्सल के निर्माण के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है। देखिए कि नमी को सूखने के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और लवण के कारण होती है। विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं इंटरफेरल नामक प्रोटीन बनाती हैं। और देखिएगा कि डेंगू ज्वार मादा इजिप्ट मच्छर के काटने से फैलता है, और डेंगू ज्वार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। 1882 में देखिए कि जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा होता है? तो देखिए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका क्षारीय ऑक्साइड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। एक बार आंसर देख लिया जाए ठीक से। नहीं, क्षारीय नहीं होता है, सॉरी, उभय धर्मी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए तो देखिए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड उभय धर्मी होता है, और एल्युमिनियम अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ लवण बनाता है। एल्युमिनियम का सर्वाधिक पृथक्करण 1827 में किया गया था। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र है H2SO4, को ऑयल ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और भविष्य का देखिएगा ईंधन आपका हाइड्रोजन को बोला जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। अम्ल वे यौगिक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापित के रूप में रहता है। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड दिया गया है। इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और देखिए कि पीएच मान अब 3 भागों में बांटा गया है। अगर 0 से लेकर 7 होगा तो इसे उदासीन बोला जाएगा और अम्ल होता है, सॉरी अम्ल इसे बोला जाता है। और 7 होगा तो उदासीन, और 7 से लेकर 14 होगा तो क्षार होगा। देखिए कि आगे क्वेश्चन अगला पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो रक्त अम्लीय होता है। रक्त अम्लीय नहीं, क्षारीय होता है, क्योंकि 7.4 इसका पीएच मान होता है। और देखिए कि रक्त क्षारीय होता है क्योंकि पीएच मान इसका 7 से लेकर 7.4 होता है। पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीयता का गुण प्रदर्शित करता है, जबकि मान 7 से कम हो तो वह अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करता है। पीएच मान 7 उदासीन का गुण प्रदर्शित करता है। देखिए कि रक्त एक तरल संयोजित ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। पीत पीले, हरे, नीले एवं क्षारीय से तरल होते हैं। इसका भंडारण पित्ताशय में होता है, तो ये याद रखिएगा। पीत रस का स्राव यकृत द्वारा होता है। आमाशय रस में HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो इसका राइट आंसर वेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए सदिश राशि उसे बोला जाता है वैसी राशि है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती हो, जो योग के निश्चित नियम के अनुसार जुड़ी रहती है, उसे सदिश राशि बोला जाता है। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब आपका सदिश राशि हो जाएगा। अदिश राशि जिसमें देखिए वैसी भौतिक राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, 4 जड़ों जिसमें क्रमशः O2, CO2 और H2 और NO2 गैस भरी है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है? तो गैसे में जलता हुआ मैग्नीशियम का
टुकड़ा डालकर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिएगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है, जिसका रासायनिक सूत्र है MgS2। इस प्रकार के रासायनिक समीकरण आपका यहाँ पे दिया गया है। यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खो देता है। देखिए कि मैग्नीशियम जब नाइट्रोजन N2 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, तो ये देखिए 3Mg + N2, और यहाँ पे दिया गया है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। उसके बाद देखिएगा कि मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन C बनाता है, Mg + CO2, और ये इसका दिया गया है MgO + C दिया गया है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन बाहर निकलता है। देखिए कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन O2 के साथ अभिक्रिया करता है तब MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि जब चूना हाइड्रोक्स और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जल निकलता है, तो ये याद रखिएगा। इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्स जब पानी और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी बनता है। तो ये सब आप सूत्र दिया गया है, एक बार आप इसे जरूर बढ़िया से पढ़ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। बिहार पुलिस में देखिए कि सबसे ज़्यादा आपका फिजिक्स से, न्यूमेरिकल से उठा रहा है, और ये सब क्वेश्चन सूत्र वाला उठा रहा है। देखिए कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र यहाँ दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है, और ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो ये याद रखेगा, जब CaOH2 + N2 के साथ अभिक्रिया करता है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्स और नाइट्रोजन के बीच इस प्रकार का अभिक्रिया नहीं है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और O2 ऑक्सीजन के बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है, तो ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार समान होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम, तो ये आप याद रखिएगा। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। मेंडेलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है और सबसे प्रबल अपचयक है। भूपटल की संरचना सामग्री में सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है, जो 46% के आसपास में है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% लगभग होता है, जो 20.93% एक्यूरेट दिया गया है। ओजोन O3 इसका रासायनिक सूत्र है, ऑक्सीजन का एक अपरूप है। तो O3 के बारे में तो हम बहुत बार समझा चुके हैं, तो आगे मिलेगा तो और भी अच्छी तरीके से समझा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों में उपस्थित रहता है, तो क्या रहता है, तो कैल्शियम फास्फेट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैल्शियम फास्फेट और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोग होता है। 81 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, द्रव हीलियम हो जाएगा। देखिए कि हीलियम आवर्त सारणी में समूह 18 उत्कृष्ट गैस की अक्रिय में रखा गया है। यह दूसरा सबसे हल्का तत्व है, इसका परमाणु संख्या 2 है। हीलियम का क्वथनांक और हिमांक बिंदु किसी भी अन्य ज्ञात पदार्थ की तुलना में कम है। हीलियम एकमात्र ऐसा तत्व है जिसे सामान्य वायुमंडलीय दबाव और पर्यावरणीय शीतलन द्वारा ठोस नहीं बनाया जा सकता है। पेट्रोल का मुख्य संगठन ऑक्टेन होता है, और व्यापारिक वैसिलिन पेट्रोलियम से निकलता है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग आणविक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की उपयोग वहाँ भी करते हैं जहाँ किसी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग हो जाएगा। और देखिएगा कि 82 नंबर क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनाई जा सकती है जब परावर्तक सतह की ध्वनि के स्रोत न्यूनतम दूरी हो 17 मीटर कम से कम होना चाहिए। जैसे कि कभी आप गए होंगे पहाड़ी इलाका में, तो जोर से चिल्लाइएगा अपना नाम, तो पहाड़ से टकरा के आता है, तो वही टकरा के आने की प्रक्रिया को इको सिस्टम बोला जाता है, और इसे हिंदी में प्रतिध्वनि बोला जाता है। इको सिस्टम नहीं, इको बोला जाता है उसे। और देखिएगा इसका न्यूनतम जो दूरी होना चाहिए 17 मीटर होना चाहिए। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी किसी न किसी माध्यम से ये ट्रेवल करेगा।
सबसे ज़्यादा ठोस में इसका स्पीड होता है, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में होता है। निर्वात में ये ट्रेवल नहीं करता है। देखिए कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में 332 मीटर ये प्रवाह करता है। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड, लोहे में ध्वनि की चाल 5130 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, कीट निम्नलिखित से संबंधित है, तो आर्थोपंडा के अंतर्गत आएगा लोग। ऑप्शन नंबर डी सही है। आर्थोपंडा संघ में तिलचट्टा, झींगा, मकड़ी, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी आदि आते हैं। आर्थोपंडा प्रणाली जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये द्विपार्श्वमिति, त्रिकोणमिति और प्रगुही है तथा इसमें अंग तंत्र स्तर संगठित पाया जाता है। इसका शरीर सिर, वक्ष और पेट में विभाजित होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह हीमोलिफ कहलाता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा ये सामान्य अंडे देने वाले होते हैं। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, नेत्र नहीं होता है। कॉकरोच के हृदय में 13 अक्ष होते हैं। पेरीफेरा संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, जैसे साइकस हो गया। देखिए सिलेंड्रा संघ के प्रणाली जलीय द्विस्तरीय होते हैं, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, ये सब हो गया। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, गैमीट की शुद्धता नियम का प्रतिपादन किया था, तो कौन किया था? तो मेंडल के द्वारा किया गया था। अनुवांशिक की खोज ग्रेटर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए अनुवांशिक विज्ञान का जनक भी इन्हें बोला जाता है। इनके अनुवांशिका के सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। मेडलिफ ने आवर्त सारणी का नियम दिया था, जिसमें 9 वर्ग और 7 आवर्त हैं। परमाणु मॉडल प्रसिद्ध रसायन तथा भौतिक शास्त्र अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा बनाया गया था, जिसको इन्होंने 1911 ईस्वी में अपने इलेक्ट्रॉनों के प्रयोग के आधार पर पेश किया था। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हेनरी मैक्यूरेल के द्वारा किया गया था। और देखिएगा कि हेनरी मैक्यूरेल फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने गामा किरण की खोज की थी। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। सत्येंद्रनाथ बोस एक भारतीय गणित और भौतिक शास्त्री हैं। भौतिक शास्त्र में 2 प्रकार के अणु पाए जाते हैं, एक बोसॉन और एक फर्मियान। बोसॉन शब्द सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा दिया गया है और उनके नाम पर रखा गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक यहूदी मूल के जर्मनी वैज्ञानिक थे जो अमेरिका में जाकर बस गए थे। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत E = mc² का प्रतिपादन किया है। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की ख्याति भी की है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में पौधे की कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। देखिए सूर्य के प्रकाश में पौधे की कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरिता यानी क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिक कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके और ऑक्सीजन छोड़ता है लोग। प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित की उपस्थिति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण कृत्रिम प्रकाश में भी हो सकता है। और देखिए प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादन ग्लूकोज है, जो शीघ्र ही मंड में बदल जाता है। ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। और देखिए ये आर्गन पाया जाता है आपका 0.93 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना। इसके बारे में पढ़ा जाए थोड़ा सा। देखिएगा कि केशी नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है। ऐसे नली जिसका छिद्र बहुत बारीक हो केशिनल कहलाती है। और देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा तरीके से पढ़ लिया जाए। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझा देते हैं। मान लीजिए कि देखिए एक बाल्टी है और इसमें मान लीजिए कि पानी रखा हुआ है। अब इसमें गमछी या कोई चीज़ डालिएगा, कपड़ा, सूती वस्त्र का, तो ये टोटल भीज जाएगा। इसका क्या कारण रहता है? तो केशिकत्व वही कारण होता है, जो छोटा छोटा छिद्र है इसको पूरी तरीके से ऊपर चढ़ा देता है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना था। किसी द्रव का केशी नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का कारण उसका पृष्ठ तनाव होता है। शीशा को काटने में काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। लोहे पे जंग लगना ऑक्सीकारक का उदाहरण है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु आपका ब्रोमीन हो जाएगा। और देखिए कोशिकत्व के कुछ उदाहरण है, जैसे कि लालटेन में
मिट्टी तेल का तेल, और मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम इसकी बत्ती में बनी केसिनॉथ के द्वारा ऊपर उठती है। पौधे की जड़ों द्वारा मृदा से जल अवशोषण करना केशिकत्व की सहायता से होता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो यह देखिए कि ओजोन परत को हानि पहुंचाता है, तो ये याद रखिएगा। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 20 से 30 किलोमीटर में पाई जाती है। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक फेरिल चार्ल्स और हेनरी मुसोन ने की थी। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन वह तत्व है जो पारावैज्ञानिक किरणों को अवशोषित कर लेता है। ओजोन का सूत्र O3 है। गंध युक्त गैस है जो हल्के नीले रंग की होती है और सड़ा हुआ मछली की तरह यह गंध देता है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में तीव्र गति से चलने वाले वायुयान से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड और वानाकुलित तथा प्रतिशत आदि से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से ओजोन मंडल नष्ट हो रहा है। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के कारण तापमान बढ़ता है और ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है और यही ऊष्मा तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। यह वायुमंडल का सबसे ऊंचा हिस्सा है जहां जेट विमान पहुंच सकता है। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच में होता है। इसमें विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवशोषित है। आयन मंडल के ऊपर वाले भाग को बाह्यमंडल कहा जाता है। इस मंडल को हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। 89 नंबर क्वेश्चन है, रबर से स्टील अत्यधिक लचीला होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका अगर कारण का बात कहा जाए तो प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 89 का। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। रबर से स्टील अधिक लचीला होता है, इसका कारण क्या है? उसका प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है, इसी के कारण। रबर दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक रबर, एक संश्लेषित रबर। देखिए कि प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यह थर्मोप्लास्टिक। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाता है। और देखिएगा कि वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज चार्ल्स गुडी ने की थी। रबर आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन है 89 के बाद 90 नंबर। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, तो क्या करेगा? तो देखिए इसका गतिज ऊर्जा कम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोला जाता है। और विस्थापन के बारे में थोड़ा सा हम आपको समझाएं तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए 3 बिंदु आपको याद रखना होगा। एक ये बिंदु है, इसे ए मान लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ से एक दूसरा का बिंदु है, इसे बी मान लिया जाए। और यहाँ से आप देखिए कि ये आपका तीसरा का बिंदु है, इसे मान लिया जाए सी। अब ए बी सी जो है, अब एक चीज़ समझिए कि इसकी दूरी जो है ए से लेके बी तक 9 किलोमीटर है। और इसका अगर दूरी का बात किया जाए जो बी से लेके सी तक, तो इसका दूरी है आपका 25 किलोमीटर मान लीजिए। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ए से सी तक बिंदु की दूरी कितना है, तो आप क्या कीजिएगा? तुरंत जोड़ दीजिएगा। 25 में 9 तो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो इसका 34 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि इसका विस्थापन बताइए कितना होगा, तो विस्थापन कुछ नहीं देखता है रास्ता वास्ता, ये बिंदु यहाँ से सीधे मिलाएगा, तो ये इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखिए विस्थापन निकालने के लिए पाइथागोरस नियम होता है, जिसमें देखिए कि अगर इसका रूट निकाल दिया जाए तो इसका कितना हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। और 25 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 3 8, तो इसका 8 किलोमीटर आपका विस्थापन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा, अगला पॉइंट देखा जाए इसमें। वित्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। पाई की मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। समय को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। और घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन है, किसी गाँव की 5000 लोगों की आबादी में पुरुष कितना है? तो 10% बढ़े और महिलाएं 15% हो गई। तो इसके एक वर्ष में कुल आबादी में 56% हो गए। तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितना होगा? तो देखिए 56
100 हो गए तो आपका गांव में महिलाओं की आबादी पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि 56 माइनस 50 और माइनस 50 इंटू 10, इसको काटिएगा तो 12% आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका बना दिया गया है, तो आसानी से आप देख सकते हैं। तो देखिएगा कि 91 का राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगर हम बनाएंगे तभी यही मेथड लगाएंगे, या इससे थोड़ा सा शॉर्ट मेथड लगाएंगे, लेकिन समय उतना बच जाएगा अगर इसमें आप बना लेते हैं लोग। तो 92 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर और रूट अंडर दिया गया है √5 + 1 और बाटा में √-1 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का मान पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, √5 + 1 हो जाएगा। 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 5, 3x + kx + 5 = 0 कोई हल नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा 93 का आपका सी दिया गया है, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि अच्छी तरीक़े से समझा दिया गया है, तो आप देख के समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, एक समकोण त्रिभुज को दो भुजाओं वाली त्रिज्यू रेखाओं के समीकरण y = x और y = 0 द्वारा दिए जाते हैं, तो निम्नलिखित में से तीसरी भुजा को निरूपित न कर सकने वाला समीकरण है। तो इसका राइट आंसर x = 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और देखिए कि ये आपका बना दिया गया है, तो आप पढ़ लीजिए। 95 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। तो देखिए कि ये सूत्र है, और ये आप बहुत आसान होता है। आप क्या करना है कि 10 + 10 प्लस और इसके बाद आपका कितना हो जाएगा, इंटू 10 और 10 हो जाएगा, और नीचे सही आ जाएगा। तो यही सूत्र पे लागू करना है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 दूने 20 हो गया, और 21 हो गया। यहाँ पे एक में एक ही बचा है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, तो एक में 1 से गुना कीजिएगा, एक बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, और दूसरा का मेथड से भी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, यदि लंबवत वृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण 30 डिग्री है, यदि आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का अनुपात 1:3 है, तो आधार की त्रिज्या है। तो आधार का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो देखिएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 √3 दिया गया है, तो एकल। तो यहाँ पे आप देखिए कि बना भी दिया गया है, शंकु का आयतन इतना होता है, ये सब बता दिया गया है। आधार बटा कर्ण ये सब आपका तो दिया गया है, तो आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, यदि किसी गोलार्ध और लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः बराबर है, तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा, तो 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर है, एक बहुभुज के 5 कोनों में से प्रत्येक का 172 डिग्री है और अन्य कोनों में प्रत्येक का 160 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से किसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसकी त्रिज्या है। तो राइट आंसर ए सही है, 4:1/2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, यदि x = 2t और y = 2t - 1 और बटा में 3 है, तो t के किस मान के लिए x = y सही है। तो इसका राइट आंसर आप देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, तो -1/4 दिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए कि बना दिया गया है, और आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। आपको आता है तो बना लीजिए, नहीं तो ये भी सिंपल तरीका से ही बनाया है। तो इस प्रकार देखिएगा कि हम लोग का ये 35वां जो टेस्ट सीरीज है यहीं पे समाप्त हो रहा है, और इसे समाप्त कर दिए। आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।